यस, एक नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो इन टर्म्स को थोड़ा बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। इसकी जरूरत आपको आगे भविष्य में भी पड़ेगी और कुछ चीजों को भी समझना होगा। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो बहुत डिटेल में नहीं आएगा, इसको सिर्फ डेफिनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाहता मैं हूं कि वो समझ में आ जाए। जैसे आप एक स्टिमुलस देते हैं किसी मसल फाइबर को, सिंगल स्टिमुलस, तो वो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स हो जाती है। तो जिस समय आपने स्टिमुलस दिया उसके बाद का वह समय, जितने समय तक आपके मसल फाइबर दूसरा स्टिमुलस ना ले सके, वो कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। टाइम इंटरवल फ्रॉम अ स्टिमुलस इन विच नो सेकेंड स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय मसल फाइबर। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने 12 बजे लंच किया, और लंच भी जानते कितना किया, यहां तक नहीं, कई बार कर लेते हैं हम लोग, एकदम भर लेते हैं। कि कोई कहता है भैया जरा सा, तो कहते हैं ना रहने दो, नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो यहां तक खा लिया। फिर 12:30 बजे कोई लेकर आए कि भैया खाओगे, तो हम खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। 1 बजे ऑफर करे, यस या नो? नो। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक भी शायद हम नो कहते रहेंगे। हाँ, 4 घंटे के बाद एक बार स्थिति ऐसी बन सकती है, कहेंगे यार सुबह से लगे पड़े हो, 4 बार कहते लाओ जो लाना खा ले। तो आपने 12 बजे लंच किया, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने बार बार नो 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 कहा, और 4 बजे आपने कहा अब लाओ, तो 4 घंटे आपने दूसरा नहीं कुछ खाया। यही रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक बार खाना खाने के बाद जब तक आप दूसरी बार खाना खाने की स्थिति में ना आ जाए, तो वो कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब फिर से डेफिनेशन सुने। खाना खाने का मतलब स्टिमुलस से लीजिएगा। टाइम इंटरवल फ्रॉम अ स्टिमुलस इन विच नो सेकेंड स्टिमुलस कैन बी परसीव्ड बाय अ मसल फाइबर इज नोन एज एन रिफ्रैक्टरी पीरियड। डेफिनेशन लिखें। टाइम पीरियड, time period from a single stimulus, from a single stimulus in which no second stimulus is perceived by muscle fiber named as refractory period. यस, बात समझ में आई। एक स्टिमुलस देने के बाद जितने समय तक हम दूसरा स्टिमुलस पुनः एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं आते हैं, वो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। अब इसका अगर आप स्केलेटल मसल फाइबर के लिए बात कहें तो इट इज टू लेस, इट इज ओनली 5 मिलीसेकेंड। लेकिन अगर यही बात आप कार्डियक मसल फाइबर के लिए कहें, दैट इज द टू मच, 300 मिलीसेकेंड। और यही इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि व्हाई द कार्डियक मसल नेवर फटीग। हम लोग जो कहते हैं कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो जीवन भर काम करते बिना थके हुए, उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि एक बार स्टिमुलस लेने के बाद वो 300 मिलीसेकेंड तक दूसरा स्टिमुलस लेती ही नहीं है, और ये हर 5 मिलीसेकेंड के बाद दूसरा स्टिमुलस ले लेती है। तो लगातार काम कौन कर रहा है? ये, और इसको किसी भी स्टिमुलस के बाद आराम करने का मौका ज्यादा मिल रहा है, तो बिना थके हुए ये काम कर सकती है। तो जब सवाल पूछा जाता है कि व्हाई द कार्डियक मसल्स नेवर फटीग इन द लाइफ टाइम, तो आंसर सिर्फ एक है, बिकॉज ऑफ द हायर रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसे हम ही से आप कहिए कि सर 10 मिनट आप पढ़ाओ,
और उसके बाद जाके 3 घंटा सो जाओ, फिर आओ 10 मिनट पढ़ाओ, फिर 3 घंटा सो जाओ। तो अगर ऐसा आप मुझे करने को कहें तो हम 24 घंटे और 7 दिन पढ़ा सकते हैं। अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे, 3 घंटे में जाके सो भी लेंगे 3 घंटे में, फिर आके 10 ही मिनट तो पढ़ाना है। जितना पढ़ाना है उससे कई गुना ज्यादा आराम करना है। लेकिन अगर हमसे कहो कि नहीं सर आप 10 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट आराम करो, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट आराम करो, तो क्या हम पूरे 24 घंटे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही पॉइंट यहां बोला है। तो दोनों उतार लें। स्केलेटल मसल फाइबर के लिए refractory period for skeletal muscle fiber is a 5 millisecond. And for cardiac muscle fiber is 300 millisecond. एक अलग से पॉइंट है। कार्डियक मसल फाइबर never fatigue because of longer refractory period. यस, पूरी हो गई बात। हम आपको नर्व इंपल्स कंडक्शन जब बताएंगे ना, तब भी हम आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड बताएंगे, लेकिन डेफिनेशन वहां भी यही होगी। भाई नर्व इंपल्स कंडक्शन में भी तो आप एक स्टिमुलस देते हो, तो उसमें नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है। वही हाल यहां भी तो है। अब दूसरा टर्म जान लें, राइगर मॉर्टिस। तो जो राइगर मॉर्टिस है, इसमें 2-3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात आती है, ये आफ्टर डेथ होती है, ये जिंदा अवस्था में नहीं होती। दूसरा शब्द आता है कि यहां पर एटीपी नहीं होता। जाहिर बात है जब मर जाओगे तो कहां एटीपी होगा। और तीसरा शब्द आता है, जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं वो बने रह जाते हैं, इट परसिस्ट। इसके लिए आपको जो आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था उसमें पॉइंट याद होना चाहिए। तो मैंने बड़ा जोर दिया होगा उस जगह मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि क्रॉस ब्रिज जब ऐसे खींच लेते थे तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद उसे ब्रेक होना जरूरी था। तो ब्रेक होना एश्योरिटी तब होता था जब एटीपी आके उससे जुड़ जाए। हालांकि यूज नहीं करता था, जब से जुड़ जाता था तो ये इससे डिटैच हो जाता था और फिर इसका यूज करके तब दूसरी जगह जुड़ता था। लेकिन अटैचमेंट ऑफ एटीपी विद द मायोसिन फिलामेंट इज नेसेसरी टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। तो मरने के बाद हमारे शरीर में एटीपी नहीं मिलती, इसलिए हमारा क्रॉस ब्रिज बना रह जाता है। और इसका नतीजा होगा, अगर क्रॉस ब्रिज बना रहेगा तो हमारे मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी, कड़ापन आ जाएगा, अकड़ जाएगी मसल्स। इसलिए मरने के बाद शरीर अकड़ जाता है। मरने के बाद जो हमारे शरीर में अकड़न आ जाती है सर, उसी का नाम राइगर मॉर्टिस है। दैट अपीयर्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटीपी। ये समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम लोग डेथ डिफाइन करें तो मानव शरीर में डेथ 2 स्टेप में होती है। पहली डेथ कहलाती क्लिनिकल डेथ। जैसे डॉक्टर जब डेथ सर्टिफिकेट बनाता है तो लिखता है कि दिस पर्सन इज क्लिनिकली डेथ। तो क्लिनिकल डेथ का मतलब होता है यू हैव नो ब्रीदिंग, यू हैव नो हार्ट बीट। जो आपके वाइटल ऑर्गन हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो आप मृत्यु कहलाती है। लेकिन जब हमारा हार्ट बीट अचानक बंद हो गया तो क्या शरीर की सभी सेल्स तुरंत मर जाएंगी? नहीं भाई, जिस टिश्यू के अंदर न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो थोड़े समय तक तो सरवाइव करता है। तो बायोलॉजिकल डेथ क्लिनिकल डेथ के बाद होती है। कुछ हमारे टिश्यू 15 मिनट बाद मर जाते हैं,
कुछ 2 घंटे बाद मरते हैं, कुछ 6 घंटे बाद मरते हैं। वो बायोलॉजिकल डेथ कहलाती है जब हम टिश्यू लेवल पे मरना शुरू करते हैं। तो जब हमारी क्लिनिकल डेथ हो जाती है उसके बाद भी हमारी मसल्स में एटीपी बनती रहती है, इसलिए तुरंत हमारा शरीर नहीं अकड़ता कभी। जब हमारे शरीर में मरने के बाद 3 से 4 घंटे बीत चुके होते हैं तो हमारे शरीर में ऐंठन आनी शुरू होती है, स्टिफनेस आनी शुरू होती है, क्योंकि अब राइगर मोर्टिस शुरू हो जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल डेथ शुरू हो जाती है। क्लियर? सबसे पहले राइगर मोर्टिस जॉ मसल में ही शुरू होती है, उसके बाद शरीर के सभी हिस्सों में आ जाती है। इसलिए मरने के बाद जो भी व्यक्ति सबसे पहले डेड बॉडी पर पहुंचता है वो तुरंत हाथ पांव को सीधा कर देता है, ताकि मरते वक्त जो हमारा पोस्चर था वो डरावना ना लगे मरने के बाद। पॉइंटर्स। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब बना, परसिस्टेंस ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स यानी क्रॉस ब्रिज, persistence of ectomyosin complex यानी क्रॉस ब्रिज after death due to lack of ATP, due to lack of ATP is rigor mortis, is rigor mortis। तो हमने बोला कि सब मरने के बाद एटीपी की कमी की वजह से शुरू हो जाती है, तो जाहिर बात है तुरंत तो नहीं होगी, क्योंकि एटीपी की कमी तो तुरंत नहीं होती ना। तो सामान्यतः राइगर मोर्टिस हमारे 3 से 4 घंटे के बाद शुरू होती है। लेकिन सर कितनी देर तक रहती है? सिर्फ 24 से 48 घंटे। उसके बाद हमारी राइगर मोर्टिस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है उनके अंदर एक प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, तो वो प्रोटीन डिग्रेड होने लगती है। प्रोटीन ही नहीं टूटे जाएगी, जब तो फिलामेंट ही नहीं रहेगा तो फिर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कैसे रहेगा? तो 24 से 48 घंटे के बाद हमारा शरीर सड़ने लगता है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जब शरीर सड़ता होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये डिग्रेड होते होंगे। इसमें सबसे बुरा है प्रोटीन, उसमें सल्फर होती है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। तो जब वो टूटना शुरू होगे तो सल्फर के स्मेल से आप अवेयर होंगे, बहुत पंजेंट स्मेल होती है सल्फर की, इसलिए आपसे घर से दूर 200 मीटर दूर कोई कुत्ता मरा होता है फिर भी महकता आपको। तो डेड बॉडीज, वो भी तो डेड बॉडी है, तो जब मरेगा तो 4 घंटे बाद उसका भी शरीर अकड़ जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही 24 से 48 घंटे बीतेगा तो सर उसमें पुट्रीफैक्शन शुरू होगा और फिर डिग्रेडेशन के कारण राइगर मोर्टिस समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जब कभी हम डेड बॉडीज को लेकर कहीं वेट करते हैं किसी व्यक्ति का, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि फैमिली मेंबर का वेट करना पड़ता है, तो लोग कहते हैं बर्फ ला के रख दो, क्योंकि लो टेम्परेचर पर डिग्रेडेशन या पुट्रीफैक्शन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, नहीं तो फिर डेड बॉडी से बदबू आने लगेगी। नहीं तो औसतन हम डेथ के 4-6 घंटे के बाद क्रिमिनेशन कर देते हैं। एक पॉइंट और, इट अपीयर्स 3 to 4 hours after death, it appears 3 to 4 hours after death and first appear in the jaw muscles, and first appear in the jaw muscles. Next, it ends, समाप्त हो जाती है, it ends 24 to 48 hours after death, 24 to 48 hours after death, because
डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। जी पूरी हो गई बात। हमारे सिलेबस में सिर्फ राइगर मोर्टिस है, लेकिन एक शब्द और होता है वो सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। एक शब्द है वाइगर मोर्टिस, तो बच्चा सुने नहीं होता है तो सोचता है वही राइगर है, अब की वाइगर लिखा गया है। दो अलग अलग शब्द है। अगर यही सिचुएशन जो आपने ऊपर पढ़ी कि लैक ऑफ एटीपी की वजह से अगर आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाए यानी क्रॉस ब्रिजेस बना रह जाए तो राइगर, लेकिन अगर ये लिविंग कंडीशन में हो तो वाइगर कहलाती है। सेम वही सब कुछ। persistence of cross bridges due to lack of ATP in the living state is known as an Weiger modus। तो कई बार हमारे शरीर का कोई हिस्सा दबा रह गया, जैसे साइकिल के डंडे पे आप कभी बैठी आगे जो होता है और 10-5 किलोमीटर दूर जाइए तो सर ये वाला हिस्सा हमारा दब जाता है और दबा रहेगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम हो गया तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो गया, तो एटीपी प्रोडक्शन कम हो गया। तो सर दैट विल कॉज द स्टिफनेस इन द मसल। कभी शायद आपने महसूस किया हो किसी एक पोस्चर में काफी देर तक बैठिए तो हमारा पैर एकदम अकड़ सा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर तक कंप्रेशन की वजह से वहां ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो एटीपी प्रोडक्शन कम, दैट्स अ वाइगर मोर्टिस। फिर थोड़ी देर बाद हम जब अपने पैर को हाथ पांव को हिलाते हैं दैट बिकम्स द नॉर्मल, फिर वो सही हो जाता है। तो सिर्फ ओरल इसे जानिए कि आप इसको इससे कोरिलेट मत करिएगा। इससे स्पष्ट हमने पहली लाइन बोली कि सर राइगर वर्ड इस्तेमाल आप करेंगे मरने के बाद, और वाइगर का मतलब ही होता है जीवन शक्ति। वाइगर वर्ड कहीं भी आ जाए।